जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, शक के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, सातवाहन के बारे में पढ़ाया था। और आज हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। अब जब आपने शक और सातवाहन पढ़ा होगा तो इनके जो राज्य संघर्ष में है, एक तरह से ये आपस में कनेक्टेड और लिंक पाए गए होंगे आपको। तो आज जो हम कुषाण पढ़ेंगे तो ये भी जो है आपके शकों से लिंक पाए जाएंगे, यानी कि शकों ने जो अपना उत्तरकालीन जो शासन किया था वो कुषाणों की अधीनता के अंतर्गत ही किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कि कुषाण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए। ठीक है दोस्तों, क्या इनका इसमें राज्य प्रशासन रहा और इसमें कौन जो है आपका प्रतापी शासक रहा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा इसके प्रशासन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद आपके शुंग वंश आए। ठीक है दोस्तों, शुंग के बाद आपके कण्व वंश आए, कण्व के बाद आपके सातवाहन वंश आए, सातवाहन के बाद आपके शक वंश आए। ठीक है दोस्तों, और अब कुषाण वंश आएंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो भी वंश आए तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि भारत में केंद्रीय सत्ता जो है स्थापित करने में असमर्थ रहे या केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। तो अब जो कुषाण साम्राज्य आएगा तो यानी कि मौर्य काल से, और अब कुषाण जो साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो कुषाण साम्राज्य दूसरा साम्राज्य होगा जो भारत में एक केंद्रीय सत्ता का स्थापित केंद्र माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक आप मान लीजिए कि मौर्य प्रशासन क्या था, एक तरह से भारत का एक छत्र शासन था। अब उसके बाद जो आपको राजा, अगर ऐसा लगता होगा कि पूरे भारत का जो एक मुख्य रूप से आपका जो है एक शासन है, एक राजा है, तो वो आपका कुषाणों के अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया कि मौर्य साम्राज्य की सत्ता के लोप के बाद जो है अगर किसी राजा का के भारत के केंद्र में सत्ता में शासन मिलता है तो किसका मिलता है, आपका कुषाणों का मिलता है। अब इसी बीच क्या हुआ कि अनेक वंश बाहर से आकर भारत में बस गए, जैसे कि कुषाणों के बाद, जैसे कि मौर्य के बाद आपके शक आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर कुछ बैक्टीरियन, यवन, पर्थियन, ये छोटे मोटे भी जो है आए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे कहाँ से आए थे, आपके पश्चिमोत्तर साइड से आए थे, जिसके बारे में हमने सातवाहन के बारे में पढ़ लिया है, शकों के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इसमें दो चीज़ होती है कि जब कुषाण भारत में आए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कि एक तो ऐसा मान लें कि एक रूप में हम क्या कह सकते हैं कि भारत के मध्य एशिया से संबंध स्थापित हो गए। ठीक है दोस्तों, एक वैसे आइडियली तौर पे अगर आप सोच के देखें तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा। और दूसरा आप क्या इसे पढ़ सकते हैं कि भारत में कुषाणों का उदय। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का जो नाम है हम वो क्या पढ़ते हैं कि भारत में कुषाणों का उदय। तो इस तरह से जो है हम कुषाणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आपके जो है अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं, जिसमें कि दो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से किस रूप में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जो है बिना किसी देरी के हम कुषाण साम्राज्य के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो दोस्तों कुषाणों के बारे में जो स्रोत मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, कुछ चीनी जो है आपके स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ उनके साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ जो है वो सिक्के के आधार पे जो है कुछ व्याख्या करते हैं कुषाण वंश के बारे में, क्योंकि कनिष्क का जो है चीन से किसी प्रकार का संघर्ष था। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेशम मार्ग को लेकर संघर्ष था, तो और अन्य भी जो है किसी कारण से जो है इनके आपस में व्यापारिक संघर्ष रहे होंगे। तो चीनी जो है स्रोत से कुषाण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, बौद्ध ग्रंथ के बारे में। अब कुषाण जो है, कुषाण का जो भी राज्य प्रशासन था जिसमें कि कनिष्क बाद में बौद्ध धर्म के अधीन हो गया था, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं या अवशेष हैं उससे भी हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ से भी कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फायान और ह्वेनसांग की जो यात्रा विवरण है
उसमें भी जो है कुषाण वंश के बारे में जो है जानकारी दे रखी है। और तिब्बती स्रोत, ठीक है, जो भी तिब्बत के आधार पर स्रोत बनाए गए होंगे साहित्यिक या अवशेषित स्रोत, तो उसके आधार पर भी जो है हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर भारत के, या आप कह लीजिए पश्चिम उत्तर भारत के, तो उत्तर भारत में जो भी आपके सिक्के मिले हैं, तो अखंड भारत की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा होता था आपका ये सारा पाकिस्तान, कुछ जो है दक्षिणी अफ़गानिस्तान, ठीक है दोस्तों, ये सिंध बलूचिस्तान, ये सारा मिलाकर आपका अखंड भारत पहले बनता था। तो उसके हिसाब से अगर उत्तर भारत में देखें तो वहाँ पे जो सिक्के अवशेष या उसके आधार पर साहित्यिक स्रोत जो भी बने हैं या मिले हैं, तो उसमें भी है कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए आपके स्रोत की कुषाण वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। अब आते हैं कुषाण की उत्पत्ति। अब दोस्तों कुषाण जो शब्द है, एक तो मत ऐसा है कि ये एक मूल पुरुष का नाम है, ठीक है दोस्तों, जो कि इस वंश का संस्थापक रहा होगा। तो एक मत तो ये हो गया आपका कि कुषाण के बारे में कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या तर्क है। दूसरा कि कुषाण का जो अर्थ हो गया आपका, ये क्या हो गया, कबीला हो गया, कुल हो गया, ठीक है, ऐसा भी माना जाता है इतिहासकारों के जो है मतानुसार। तो एक आपका मत ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कुषाण के बारे में जो भी मत हैं या शब्द के बारे में जो भी मत हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब इनकी राष्ट्रीयता की बात करें कि कुषाण आखिर थे कौन। अब कुछ का मत है कि ये आपके हुण थे, ठीक है दोस्तों, कुछ का मत है कि ये आपके क्या थे, शक, मंगोल शक थे। और जो है कुछ विद्वानों के जो है कुछ अनेक जो है दूसरे मत हैं। तो इस प्रकार से भी जो है इनकी राष्ट्रीयता को लेकर विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो यूची जाति के लोग, अब प्रारंभिक इतिहास की बात करें कि शक आए कहाँ से थे, तो उसके बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। अब यूची जाति, ये जो थे आपके यूची जाति के लोग थे, ठीक है दोस्तों। कौन थे आपके, ये यूची जाति के लोग थे। जो कि उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्थ वेस्ट लिख दो मैं से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। तो नॉर्थ वेस्ट में कंसु प्रांत और निगसिया के मूल निवासी थे। कहाँ के थे, कंसु प्रांत और निगसिया के मूल निवासी थे। तो इस तरह का जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो लोग थे आपके कहाँ के थे, कंसु प्रांत और निगसिया के जो है मूल निवासी थे, यानी कि जो मूल स्थान माना जाता है इनका वो यही माना जाता है। अब 165 BC में इनके निकट रहने वाली तुर्की की खानाबदोश जनजाति, अब 165 BC में इनके निकट रहने वाले तुर्की की खानाबदोश जनजाति कौन सी, हांगनू, ठीक है दोस्तों। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है आपको लिख सकते हैं कि हांगनू जनजाति ने क्या किया कि यूची जनजाति पर, इनके निकट रहने वाली जो जनजाति थी, उन्होंने यूची जनजाति पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो है यूची जनजाति को अपना मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहेगा इनका पहला आक्रमण कि जो यूची जनजाति पर हुआ, ठीक है दोस्तों। किसने किया, आपका हांगनू ने किया। अब यूची जनजाति कहाँ चली गई, आपका दक्षिण पूर्व में चली गई। अब मान लीजिए यूची जनजाति आपकी यहाँ थी, तो ये आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ चली गई, आपकी दक्षिण पश्चिम में चली गई। अब मंगोल से अगर आप इधर आएंगे तो आप देखते रहिए, आते रहिए। और यहाँ पर इनका सामना इली नदी घाटी के
जो क्षेत्र में निवास करने वाली जाति वुनसु से हुआ। वुसुन से हुआ, WUSUN। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किससे हुआ आपका? वुसुन से हुआ। अब इस युद्ध में वुसुन जाति का जो सरदार था उसका क्या नाम था? नयन ताऊ भी मारा गया। ठीक है दोस्तों, जब यूचे जनजाति और इसका वुसुन जनजाति का जो संघर्ष हुआ आपस में, इसमें नयन ताऊ भी मारा गया, जो कि इसका था आपका वुसुन जाति का सरदार था। ठीक है दोस्तों, अब वुसुन ने भागकर कहाँ ली? उत्तर में हुंगनों के राज्य में शरण ली। अब ये जो आपके वुसु थे, ये कहाँ चले गए? आपके हुंगनों के पास चले गए और यहाँ पर इन्होंने शरण ली। ठीक है दोस्तों, तो यूची इस समय कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये भागकर कहाँ चले गए? आपके हुंगनों में शरण ले ली इन्होंने। इस युद्ध के बाद भी यूची जनजाति ने पश्चिम की ओर अपना जो है राज्य प्रस्थान जारी रखा। ठीक है दोस्तों, तो अब यूची यूची क्या थी? ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यूची क्या थी आपकी? धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। अब यूची जब यहाँ पर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी तो ये क्या हो गई? आपकी दो भागों में विभक्त हो गई। ठीक है दोस्तों, दो भागों में विभक्त हो गई। कौन हो गई? आपकी यूची हो गई। अब छोटी जो शाखा है इसमें, अब इसमें लिख दे रहे हैं हम स्मॉल। ठीक है दोस्तों, छोटी जो शाखा है ये कहाँ गई? आपकी तिब्बत के समीपवर्ती क्षेत्रों में आकर बस गई। ये कहाँ बस गई? आपकी तिब्बत के समीपवर्ती क्षेत्रों में आकर बस गई। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी शाखा है ये आपकी वहीं से बढ़ती हुई आगे आपकी ईरान की ओर प्रस्थान करने लगी। और दूसरी जो है आपकी उत्तर पश्चिम में बढ़ती हुई सीर दरिया, कहाँ पर? सीर दरिया सीर दरिया घाटी के उत्तर में निवास करने वाली शक जनजाति, यहाँ पर क्या बसे हुए थे? आपके शक बसे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो यूची अब कहाँ गई? यूची यहाँ आ गई। यहाँ से इन्होंने सिर दरिया में जो थे शक, आपके शकों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया और ख़ुद यहाँ पर आकर यूची बस गई। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं आपको शक पढ़ा रहा था तो तब भी आपको यहाँ पे हमने बताया था ना कि सिर दरिया से जो है शकों को खदेड़ कर यूची वालों ने भगाया था। तो एक तो पॉइंट आपका यहाँ से लिंक हो गया, कनेक्टेड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप शक और यूची का किस प्रकार से समकालीन संघर्ष चल रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब देखो दोस्तों, सिर दरिया से तो शक भागकर कहाँ गए थे? आपके पश्चिमी भारत या ईरान की ओर कुछ। ठीक है दोस्तों, तो जब ये शक पढ़ा रहा था मैं आपका, तो मैंने आपको शकों के बारे में बताया था, तो कैसे कैसे इनका राज्य स्थानांतरण हुआ था। अब यहाँ पर क्या बस गई? सिर दरिया के पास यूची जनजाति आपके यहाँ पर बस गई। फिर वुनसु का जो नया सरदार था, अब यहाँ पर क्या था आपका? वुनसु का नया सरदार, यानी कि जब इन्होंने वुसुन ने हांगनू के पास शरण ली तो अब इनका क्या बन गया? एक नया सरदार बन गया। तो नया सरदार का क्या नाम था आपका? क्वेन मो। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से आ रहा आपका? यहाँ से आ रहा। अब इसने क्या किया कि हुणों की सहायता से, ठीक है दोस्तों, तो हुणों की सहायता से यहाँ पर क्या किया कि यूची पर दोबारा आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब यूची पर दोबारा आक्रमण किया तो यूची को यहाँ से क्या किया? खदेड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और ये सब कितने हुआ? ये सब कब हुआ? 140 BC के आसपास आपका हुआ। अब क्या किया कि वुसुन ने, तो ये क्वेन मो कौन था आपका? वुसुन वाले थे। अब यहाँ से जो यूची जनजाति है ये आपके आगे गई। आगे अब यूची जनजाति वाले यहाँ से भागकर कहाँ गए? वक्षु की घाटी।
वक्षु की घाटी में जो यहाँ के निवासी थे, यहाँ के आपके कौन थे? चीन के लोग थे, ठीक है, जिन्हें ताइया बैक्टीरियन बुलाते थे, ताइया बैक्टीरियन बुलाते थे। उन्हें बड़े आसानी से पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यूची ने किसे पराजित कर दिया? आपकी बार इन्हें पराजित कर दिया और इन्हें अपने अधीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यूची का जो स्थानांतरण हुआ अभी यहाँ पर हुआ कि अब यूची यहाँ पर आ गए। और यहाँ से फिर इसने यूची वाले कहाँ चले गए? आपके अक्सान की घाटी, ठीक है दोस्तों। तो वक्षु की घाटी जो तैया आपके बैक्टीरियन थे, तो यूची ने क्या किया? इन्हें खदेड़ दिया। इन्हें खदेड़ने के बाद यूची जो कहाँ चले गए? आपके अक्सान की घाटी के उत्तरी भाग, ठीक है, जिसे सोगदियाना बुखारा कहा जाता है। फिर यूची जो है वहाँ जाकर बस गए। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो सोगदियाना बुखारा वाले जो लोग थे आपके, ये आपके शांतिमय लोग थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें आसानी से यूची जनजाति वालों ने खदेड़ दिया था। तो अब यूची यहाँ पर आ गई। अब ठीक है दोस्तों, तो ये सारा जो है आपका यूची का स्थानांतरण हो रहा है कि यूची कहाँ थे और आपके कहाँ से धीरे धीरे आपके बढ़ते रहे। अब यूची जो है आपकी सोगदियाना बुखारा पहुँच गई और उसके बाद जो है यूची जनजाति वालों ने इसे क्या किया? आपको इसे बुखारा को क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया। तो यूची जनजाति की जो पहली आपकी संघर्ष के बाद स्थायी राजधानी का जो श्रेय जाएगा किसे जाएगा? आपका सोगदियाना बुखारा को जाएगा। अब चीनी इतिहासकार पानकू के अनुसार 1 BC तक यूची जो है खानाबदोश जीवन त्याग कर स्थायी निवास बना लिया था, ठीक है दोस्तों। तो चीनी इतिहासकार पानकू क्या कहता है? आपका पानकू, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका नाम है आपका। पानकू के अनुसार 1 BC के आसपास जो है यूची जनजाति आपकी, अब चीनी इतिहासकार पानकू के अनुसार जो है यूची जनजाति आपकी इतने संघर्ष के बाद जो है इन्होंने अपना स्थायी और खानाबदोश जीवन त्याग कर एक स्थायी जीवन निवास करना शुरू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था आपका यूची की उत्पत्ति और यूची का संघर्ष की ये कहाँ से कहाँ धीरे धीरे जो है अपने स्थान का जो है इनका स्थानांतरण हुआ और कहाँ इन्हें आपका पहली बार आकर स्थायी आवास मिला, ठीक है दोस्तों। तो हम यूची क्यों पढ़ रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो कुषाण वंश के जो मुख्य शासक थे ये आपके कौन थे? ये आपके यूची जनजाति के लोग थे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने यूची के बारे में पढ़ा कि यूची के बारे में जानना क्यों ज़रूरी था। तो इनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई, क्या इसका मतलब क्या होगा कि कुषाण की उत्पत्ति आपकी कुछ इस तरह से उनका संघर्ष रहा और पहला जो इसमें आपका शासक बना ये आपका कौन बना? कुजुल कड़फिशस बना, ठीक है दोस्तों। तो स्थायी आवास के बाद जो आपका इसमें पहला शासक बना ये कौन बना? आपका कुजुल कड़फिशस। अब ग्रीक का प्रभाव कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जब यूची यहाँ पर चली गई, अगर कोई जो शासन आएगा तो दूसरे का शासन जो है अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पर किसका शासन था? आपका ग्रीकों का शासन था, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीकों का क्या हो गया? शासन का जो प्रभाव है, ग्रीक शासन का प्रभाव ये कम हो गया। पहला काम तो आपका ये हुआ, ठीक है दोस्तों। और यूनानी शासकों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनका जो प्रभाव था धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब सिक्के पर ग्रीक हर्मियस और कड़फिशस नाम के जो है सिक्के, कड़फिशस नाम जो है अंकित थे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपके यहाँ से सिक्के मिले हैं तो उस पर जो है यूनानी जो देवी देवताओं के नाम हैं
कि जैसे कि आपका फ़ैरो का नाम भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो और जैसे कि उनके जो भी लिनिथ या जो भी अन्य नाम हैं, जैसे कि कुछ यूनानी नाम हो गए, जो भी उनके देवी देवता हो गए, ठीक है दोस्तों, कुछ हमारे देवी देवता हो गए। तो इस प्रकार के जो मिले जुले सिक्के हैं ये आपके वहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो, वैसे तो कई सारे नाम हैं, मैं लेकिन दो मैं नाम ले देता हूँ आपका। ग्रीक के जो आपके हर्मियस हैं, ठीक है, उनका जो नाम आपका यहाँ पर यूनानी लिपि में देखने को मिलता है, और कड़फिशेस का जो नाम है ये आपका खरोष्टी लिपि में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इसमें अंतर विभेद रहेगा कि जो भी इसमें यूनानी देवी देवताओं के नाम थे वो वो जो है आपके यूनानी भाषा में थे, और कड़फिशेस का जो नाम है ये आपका खरोष्टी लिपि में अंकित था, ठीक है दोस्तों। अब ये जो नाम थे आपके कैसे थे कि एक सिक्के की जो है एक साइड आपका जैसे कि कड़फिशेस का नाम हो गया और दूसरी साइड आपका यूनानी देवी देवताओं का नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है आपका अंकित था सिक्कों पर, जो है कड़फिशेस का नाम और यूनानी देवी देवताओं का नाम। अब महाराज और महाराजस और महाराज की जो उपाधि थी ये भी जो है सिक्कों पर अंकित देखने को मिलती है। अब किपिन काबुल तथा दक्षिणी अफगानिस्तान में पर्थियनों को हराकर अब किपिन काबुल तथा दक्षिण अफगानिस्तान में पर्थियनों को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? कुजुल कड़फिशेस ने हरा दिया था। ऐसा जो है इतिहास में कड़फिशेस के बारे में चर्चा है। लेकिन जब इसने काबुल और अफ़गानिस्तान जीता था तो उस समय क्या था कि पर्थियन का जो प्रतापी शासक था गोदोफर्निस, वो जो है पहले ही मर चुका था। तो कड़फिशेस का जो है गोदोफर्निस को हराने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो कड़फिशेस ने जो पर्थियनों को हराया था ये गोदोफर्निस की मृत्यु के बाद ही हराया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब तख्ते बही के अनुसार जो पल्लव राजा है गोदोफर्निस, ये 45 AD के आसपास जो है शासन कर रहा था। और गोदोफर्निस जो है आपका शासन कर रहा था, कब कर रहा था आपका? ये आपका 45 AD के आसपास शासन कर रहा था। और अब गोदोफर्निस का जो है हम शासन काल लगाएं तो गोदोफर्निस का जो शासन काल है आपका 1515 से 65 ईस्वी के आसपास मिलता है। 15 से 65 AD के आसपास आपका इसका शासनकाल मिलता है। किसका मिलता है? कुजुल कड़फिशेस का, ठीक है दोस्तों। और जब इसकी मृत्यु हुई तो कुजुल कड़फिशेस कितने साल का था आपका? 80 वर्ष का था, ठीक है दोस्तों। तो कुजुल जो कड़फिशेस था इसका जो शासनकाल था आपका 15 से 65 AD के आसपास जो है इसका शासनकाल माना जाता है। और इसकी जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष, यानी जब ये मरा ये 80 वर्ष का था। अब कुजुल कड़फिशेस के बाद जो आपका नया शासक बना, ये कौन बना आपका? विम कड़फिशेस बना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहला। और दूसरा कौन बना आपका? विम कड़फिशेस। ठीक है दोस्तों। तो ये कड़फिशेस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो एक अन्य नाम है क्या हो गया? कड़फिशेस सेकंड। कड़फिशेस सेकंड से क्या तात्पर्य है कि ये हो गया आपका कड़फिशेस फर्स्ट और ये हो गया आपका कड़फिशेस सेकंड। जरूरी नहीं है कि आपको कुजुल कड़फिशेस या विम कड़फिशेस दे तभी आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना होगा कड़फिशेस 1 और कड़फिशेस 2 किस जो है पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों में 1 और 2 लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसे जो जाना जाता था आपका कड़फिशेस 2 के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो है तिएनचू सिंध द्वारा संचित पंजाब क्षेत्र को जीता और एक सेनापति और भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या किया आपका
सिंधु संचित पंजाब क्षेत्र, यानी कि पंजाब का जो अखंड भारत का पहला जो क्षेत्र था आपका कितना बड़ा था, वो सारा क्षेत्र जीता। ठीक है दोस्तों, जो सिंध के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर क्या किया, एक सेनापति भी नियुक्त किया अपना। ठीक है दोस्तों, तो कुषाण का जो पहला सेनापति कहाँ नियुक्त किया गया था, आपका पंजाब में सिंध संचित जो प्रांत है वहाँ पर आपका नियुक्त किया गया था। और किसने किया था आपका, विम कड़फिशस ने किया था। ठीक है दोस्तों, और भारत में क्या हुआ था, कुषाण सत्ता सर्वप्रथम स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इतिहासकारों के अनुसार कुषाण सत्ता को भारत में स्थापित करने का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, आपका विम कड़फिशस को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अखंड भारत के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर पंजाब और सिंध का जो पंजाब संचित क्षेत्र है वो किसने जीता था, आपका विम कड़फिशस ने जीता था। और तांबे स्वर्ण के सिक्के, यूनानी खरोष्टी लिपि। ठीक है दोस्तों, अब तांबे और स्वर्ण के सिक्के पर किस प्रकार की जो लिपि है आपकी, खरोष्टी लिपि जो है अंकित है। शैव धर्म महेश्वर की जो है उपाधि है आपकी। ठीक है, तो भारत रोम के व्यापारिक संबंध थे। तो इस प्रकार का जो है विवरण देखने को मिलता है, सिक्कों के आधार पर देखने को मिलता है। लिपि कौन सी हो गई आपकी, खरोष्टी लिपि हो गई। और मथुरा के पास मार्ट नामक स्थान पर एक मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्ति है आपकी किसकी है, विम कड़फिशस की है। कहाँ पर मिली है आपकी, मथुरा के मार्ट नामक स्थान पर एक मूर्ति मिली है। ये इतिहासकारों का मत है कि वो जो मूर्ति है आपकी किसकी है, विम कड़फिशस की है। और 65 से 78 AD के आसपास इसका शासनकाल रहा। 65 से 78 AD के आसपास इसका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों, तो विम कड़फिशस का जो शासनकाल है आपका कब मिलता है, आपका 65 से 78 AD के आसपास मिलता है। इसके बाद जो है आपका विम कड़फिशस का शासनकाल ख़त्म हो जाता है। अब पंजाब, कंधार, काबुल के घाटी के सिक्कों में एक अज्ञात शासक का जिक्र मिलता है जिसका नाम है आपका सोटरगेमस। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में जो है इसकी मान्यता तो शासनकाल के तौर पे अगर हम शासन का क्रम पढ़ेंगे तो नहीं दी गई है, लेकिन अज्ञात शासक के रूप में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन था आपका, अज्ञात शासक था। इसके जो सिक्के मिले हैं आपके कहाँ मिले हैं, पंजाब, कंधार और काबुल जो है घाटी के सिक्कों में इसका चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सोटरगेमस की जो चर्चा मिलती है यहाँ पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन दे नहीं रखा है क्योंकि ये अज्ञात है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी इसकी जो है इतिहास में चर्चा दे रखी होगी। तो अगर आपको कभी कभी क्या करेगा कि विम कड़फिशस के बाद डायरेक्ट आपका कनिष्क दे देगा। ठीक है दोस्तों, और कभी क्वेश्चन पूछेगा कि विम कड़फिशस, कुषाण वंश में विम कड़फिशस और कनिष्क के मध्य में एक अज्ञात शासक का जिक्र होता है। उस जो है कुषाण शासक का नाम बताइए, तो क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, आप सोटरगेमस उस राजा का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, विम कड़फिशस के बाद आपका अज्ञात शासक जो है सोटरगेमस का जो जिक्र होता है, और उसके बाद जो आता है आपका कनिष्क आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम क्रम रूप से पढ़ेंगे अगर इसे हटाकर, तो विम कड़फिशस के बाद कौन आता है, आपका कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रतापी शासक हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कनिष्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब विम कड़फिशस के बाद कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का शासक बना। ठीक है दोस्तों, कनिष्क जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है हुआ और उसी ने वह संवत चलाया। ठीक है दोस्तों, जो 78 AD में प्राप्त होता है, और आगे यह शक संवत बना, और यह आगे क्या बना, आपका शक संवत बना, और 78 AD को ही राज्यारोहण की तिथि को स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चस्टन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि शक संवत का जो जन्म है
वो चस्टन के टाइम पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम शक पढ़ रहे थे तो चस्टन का जो मैंने जिक्र बताया था, तो वहाँ पे शक संवत जो है कैलेंडर किस तरह से चला था वो बताया था ना। तो अब कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ, या आप इस कैलेंडर को कह लीजिए कनिष्क संवत है, ये पिछले वाला शक संवत ही। तो इसकी जो तारीख मानी गई, क्या मानी गई आपकी 78 AD के आसपास मानी गई। और यही जो तारीख है, यानी कि इसके राज्यारोहण की तिथि मानी गई। किसके राज्यारोहण की तिथि मानी गई? कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी गई। राज्यारोहण का मतलब राज्याभिषेक या राज तिलक की। अब यह लगभग 78 से 100 ईस्वी 101 ईस्वी या 102 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, इसका जो शासनकाल किया जाता है 78 से 101 या 102 AD के आसपास जो है कनिष्क का शासनकाल बताया जाता है। अब कनिष्क के सिंहासन रूढ़ के समय कुषाण साम्राज्य बहुत विशाल था। ठीक है दोस्तों, अब मध्य एशिया से लेके तो ये जो सारा आपका कुछ मध्य भारत, तो ये जो सारा जो शासन था ये आपका कुषाणों के अधीन था। और ये काफ़ी बड़ा जो है साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो शासक बना ये यानी कि कनिष्क को जो है आप एक तरह से मान लीजिए कि राज्य का जो है एक बहुत बड़ा भूभाग विरासत के तौर पर सत्ता करने के लिए मिला। अब ये जो है मध्य एशिया, अब ये जो राज्य विस्तार था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था कि मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था। और पेशावर को क्या किया गया? पेशावर जिसे क्या कहते हैं? पुरुषपुर। ठीक है दोस्तों, तो कभी क्वेश्चन आए पेशावर या पुरुषपुर, ये दोनों पेशावर के ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि पेशावर को ही पुरुषपुर कहते हैं। तो इसे क्या किया? पेशावर या पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। अब जो भी आपका अफ़गानिस्तान का अब मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत तक जो सारा कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था, इसकी जो राजधानी थी आपकी पेशावर पुरुषपुर थी। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी पूर्वी भारत की विजय। पूर्वी भारत की विजय, अब इसका साम्राज्य कहाँ था कि वाराणसी, कोलकाता, बिहार तक था। इतिहास में जो चर्चा दी जाती है कुषाण साम्राज्य के बारे में कि इसका जो विस्तार था ये आपका कहाँ तक था? वाराणसी, कोलकाता, बिहार तक जो था आपका कुषाण का साम्राज्य था। इसने पाटलिपुत्र के राज्य पर आक्रमण किया और जीता, और एक मोटी रकम जो है धनराशि की मांगी, लेकिन जो है पाटलिपुत्र का राजा उस रकम को देने में असमर्थ था। तो इसके बदले में उस पाटलिपुत्र के राजा ने कनिष्क को क्या दे दिया? अश्वघोष नाम का एक लेखक दे दिया। ठीक है दोस्तों, जो बाद में कि बौद्ध धर्म की जो संगति हुई उसका जो है आपका उपाध्यक्ष बना। ठीक है दोस्तों, अश्वघोष क्या था? आपका एक लेखक था। ठीक है, बुद्ध का जो है भिक्षा पात्र दिया था और एक अद्भुत मुर्गा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ पाकर क्या हुआ कि जो है उसने, अब जब उसके पास पूरा जो है मोटी रकम देने के लिए नहीं हुई तो उन्होंने जो है साथ में ये भी दे दिया, और जो है कनिष्क आपका संतुष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो है आपका इसका पूर्वी भारत की जो विजय का उल्लेख मिलता है। और इसका जो शासन क्षेत्र है कहाँ तक हो गया था? कोलकाता, बिहार और वाराणसी तक हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूर्वी भारत की बात करें कि कुषाण साम्राज्य कहाँ तक था, तो यहाँ तक था। अब ये कहाँ से पता लगता है? अभिलेख और सिक्कों से पता लगता है, जो कि हमें कौशाम्बी और बलिया जो और अन्य जगहों से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या पता चलता है कि पूर्वी भारत की कुषाण की विजय के बारे में पता चलता है जो कनिष्क ने की थी। अब चीन के साथ युद्ध। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया चीन के साथ युद्ध। अब चीनी तुर्किस्तान मध्य एशिया के प्रश्न पर क्या हुआ? कनिष्क तथा चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक, और 73 से 94 ईस्वी हानवंशी नरेश
पांचाऊ के आदेश पर। अब हानवंशी जो है उस समय चीन का जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था पांचाऊ। और ये जो युद्ध की अगर आप डेट जानना चाहोगे तो ये 73 से 94 बीस AD के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब चीनी तुर्किस्तान मध्य एशिया का मतलब आज के डेट में अगर आप लगाएं तो उगिर मुस्लिम वाला जो क्षेत्र है चीन का, वो सारा विवादित क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो वहाँ की जो बॉर्डर है वहाँ तक जो है आपका कनिष्क का जो है आपका सारा साम्राज्य था। तो एक आप आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि अगर कनिष्क उस जो है पर्टिकुलर भूभाग के लिए युद्ध कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके बॉर्डर तक तो कनिष्क का शासन रहा ही होगा। अब कारण क्या था कि चीन और जो है कनिष्क के बीच में युद्ध हुआ। एक तो हो गया कि पांचाऊ के पुत्री से जो है कनिष्क विवाह करना चाहता था, लेकिन पांचाऊ ने क्या किया कि मना कर दिया। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए भी जो है कनिष्क ने जो है पांचाऊ से युद्ध किया। तो एक मत तो ये होगा कि युद्ध ये इसलिए किया था। ठीक है दोस्तों। तो और इस युद्ध में और दूसरा मत ये हो सकता है कि आपका रेशम मार्ग या व्यापारिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कारण आपका ये भी हो सकता है। अब इस युद्ध में जो कनिष्क था वो आपका असफल रहा था पांचाऊ से युद्ध जीतने के लिए, यानी वो कनिष्क जो है युद्ध जीत नहीं पाया था। अब कनिष्क ने क्या किया कि आसपास के भूभाग को इस युद्ध के बाद आसपास के भूभाग को जीतना शुरू कर दिया और एक बहुत ही ज़्यादा विशाल साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। और जो है फिर एक नई सेना बनाई और दोबारा जो है चीन पर आक्रमण किया और इस बार जो है चीन जो है हार गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है एक कनिष्क की चीन पर जीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो विवरण देता है ये कौन देता है आपका, एक तो हुएनसांग बताता है कि विशाल साम्राज्य बनाया और पड़ोसी राज्यों को जीतकर जो है कनिष्क ने अपने राज्य में मिला लिया। एक दोस्तों की बैक्टीरिया में एक चंद्र कनिष्क जो है शासन का उल्लेख मिलता है। उल्लेख कहाँ से मिलता है, एक पांडुलिपि जो है खतान में मिली है, वहाँ से जो है चंद्र कनिष्क नाम के एक शासक का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो बैक्टीरियन पर राज कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी कनिष्क की चीन पर विजय की क्या कारण रहे, किस प्रकार का मत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा आपका चीन के जो उधर का जो भूभाग है वहाँ पर कनिष्क के युद्ध का जो है चर्चा मिलता है। अब जो है हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर प्रदेश की विजय। अब दोस्तों पश्चिमोत्तर विजय की हम बात करें तो 11 वर्ष का अभिलेख, ठीक है दोस्तों, यानी कि शासन के 11वें वर्ष का जो है एक अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है, सोई विहार से मिला है। शासन के 11वें वर्ष क्या किया कि कनिष्क ने सिंधु जीत लिया। ठीक है, फिर क्या किया, कपिशस जीता। तो इस प्रकार की जो चर्चा मिलती है वो सोई विहार के अभिलेख से मिलती है। और काबुल के अधिकार के बर्दाक से संवत 15 तिथि वाला एक खुशविक का अभिलेख मिलता है जो अफगानिस्तान के ऊपर कुषाण सत्ता को प्रमाणित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो अभिलेख मिलते हैं, एक जो है अफगानिस्तान पर कुषाण सत्ता को प्रमाणित करता है और दूसरा सिंधु की जो है विजय का जो है अभियान है कनिष्क का या कुषाण साम्राज्य का, इसे प्रमाणित करता है। अब कल्याण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि इसका जो है कश्मीर पर अधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो कनिष्क का जो है कश्मीर पर अधिकार था और यहाँ पर इसने कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सारा आपका पश्चिमोत्तर की विजय के बारे में। जो भी थोड़ी बहुत ही चर्चा रही होगी वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर क्या रहा कि कनिष्कपुर विजय सिंधु को जीता। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान को जो जीता है उसके बारे में जो है चर्चा कहाँ पर मिलती है।
अब जो बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय की बात करते हैं। तो अब कनिष्क के शासनकाल में दक्षिण भारत की विजय की बात करते हैं। सांची से कनिष्क संवत 28 का एक अभिलेख मिलता है, यह वार्षिक का है, बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसका जो शासन है 4 वर्ष का था और विंध्य पर्वत तक राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो विंध्य पर्वत का हो गया आपका मध्य भारत हो गया, आपने देखा होगा ना विंध्याचल पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो भौगोलिक आधार पर बात की जा रही है विंध्याचल पर्वत की, विंध्य पर्वत, तो वहाँ पर जो है वहाँ तक जो है दक्षिण भारत में या मध्य भारत में आप कहें तो कनिष्क का जो शासन था वहाँ तक था। अब यह कनिष्क राज में मालवा के उपराजा थे। अब वसु जो वासिक जो आपका राजा था, ये कनिष्क राज में मालवा का उपराजा था। मालवा का पठार की अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो भी वहाँ पर शासन था, भौगोलिक स्थिति के आधार पर तो हमने बात कर दी मालवा के पठार की। ठीक है दोस्तों, और राजनीतिक दृष्टि से हम देखें कि वहाँ पर जो अगर हम सारा शासनकाल लगाएं या विंध्य पर्वत का जो शासनकाल लगाएं तो वहाँ पर एक वसु नाम का एक राजा था जो आपका कुषाण शासन के अधीन था। यहाँ पर जो आपका राजा राज्य करता था उसका क्या नाम था, आपका वास था। ठीक है दोस्तों, तो वास नाम का आपका यहाँ पर एक राजा राज्य करता था। अब कनिष्क ने अपने आप को क्या उपाधि दी है या जीत के अभियान के दौरान इसे क्या उपाधि मिली है, एक तो देवपुत्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि देवी से उत्पत्ति में विश्वास था। दूसरा आपका क्षत्रप का नाम। अब कुषाण साम्राज्य क्या था कि क्षत्रपों की सहायता से, यानी क्षत्रपों को जो है इन्होंने अपने अधीन उपराजा बना रखा था, उपराजा या वायसराय आप कह लीजिए बना रखा था, और उसके आधार पर जो है कुषाण शासन किया करते थे। और जो है सत्ता प्रमाणिक या आप कह लीजिए एक प्रकार का तानाशाह जो है शुरू में शासन था, बाद में ये जो है शासन आपका उदार रूप से राज्यों में फैल गया। अब मथुरा वाराणसी शासन का केंद्र था क्षत्रपों का। अगर हम क्षत्रपों के शासन की बात करें जो भी कुषाण शासन के अधीन था, तो वहाँ पर जो केंद्र था आपका मथुरा था। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको शक पढ़ा रहा था तो तब भी मैंने आपकी मथुरा के बारे में, शकों के केंद्र के बारे में चर्चा की थी। यानी कि जब आपका कुषाण शासन आपका कमज़ोर होएगा तब जो है क्षत्रप अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है जब मैं आपको शक पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कुषाण पढ़ रहे हैं। तो क्षत्रपों का जो केंद्र था आपका वो कौन सा केंद्र था, आपका मथुरा था। और इस समय कुषाण की जो राजधानी थी आपकी क्या थी, पेशावर पुरुषपुर थी, जो आपकी कहाँ थी, आपकी अफ़गानिस्तान में थी। अब दंडनायक महादंडनायक जो है, इसमें जो है इनका पदों का जो है उल्लेख मिलता है कुषाण सत्ता में। ठीक है, ग्रामिक नाम के एक पद का उल्लेख मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी आपकी दक्षिण भारत की विजय यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई कि विंध्याचल पर्वत मालवा पर पठार पर जो है कुषाण का जो शासन है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो दक्षिण भारत की विजय जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो इसका पूर्वी भारत की विजय पढ़ा, दूसरा इसका चीन के साथ युद्ध पढ़ा, फिर पश्चिम उत्तर भारत की विजय पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंधु और ये जो आपका अफ़गानिस्तान का जो राज्य क्षेत्र है वहाँ कैसे जीता, और दक्षिण भारत की विजय के बारे में पढ़ा, यानी कि दक्षिण भारत के भूभाग पर कहाँ कहाँ पर जो है कुषाण साम्राज्य का शासन था या कनिष्क का शासन था, तो उसके बारे में हमने पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि दंडनायक महादंडनायक जो है पदों का कनिष्क जो है प्रशासन में उल्लेख मिलता है। ग्रामिक नाम के एक पद का उल्लेख मिलता है जो है कोषागार संरक्षण या कर वसूली का कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, अब सैनिक शक्ति पर आधारित जो है शासन था। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुषाण जो आपका शासन था ये आपका सैनिक शक्ति पर आधारित था और इसी कारण से जो है ये स्थायी नहीं हो सका। अब शाक्यमुनि धर्म को इसमें क्या था, कुषाण साम्राज्य में संरक्षण था। किसे संरक्षण था, आपका शाक्यमुनि धर्म को।
अब शाक्य मुनि धर्म को क्या था इसका, इसमें आपका कुषाण साम्राज्य के, कुषाण जो है आपका शासन में संरक्षण था किसके अधीन, कनिष्क के अधीन। अब सर्वाधिक जो बौद्ध अवशेष मिले हैं ये भी आपके कुषाण शासन से मिलते हैं। ठीक है, पेशावर में बौद्ध चैत्य का निर्माण जो है कनिष्क ने करवाया था, और महायान जो शाखा है इस समय धीरे धीरे विस्तारवादी रूप से अपना कार्य कर रही थी, यानी कि जो है इसका प्रभाव बढ़ रहा था। अब चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रवेश है ये 57 से 75 एडी के आसपास में देखने को मिलता है। 57 से 75 एडी के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, चीन में जो है बौद्ध धर्म का प्रवेश। इस समय यहाँ का जो सम्राट था ये कौन था आपका, मिगली था, मिगती था। ठीक है दोस्तों, तो चीन में जो है बौद्ध धर्म का प्रवेश 57 से 75 एडी के आसपास देखने को मिलता है, और जो है साम्राज्य आपका मिगती था यहाँ पर। अब कश्मीर के कुंडलवल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और अध्यक्ष कौन था आपका यहाँ पर, वसुमित्र था, और उपाध्यक्ष कौन था आपका यहाँ पर, अश्वघोष था। त्रिपिटक के जो है प्रमाणिक यहाँ पर तैयार हुए थे, और विभाष शास्त्र का संकलन भी हुआ था। और हीनयान महायान में चौथी संगति में जो है बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, और जब बौद्ध धर्म चरम पर था और कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। अब ऐसा माना जाता है कि शुरू में जो है कनिष्क आपका क्रूर शासक था। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, वैष्णव धर्म के प्रति उद्धार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जो भी शिक्षा, जो भी सिक्के मिलते हैं, अब 100-200 सालों में इनका तो शुरू से कोई धर्म वगैरह या जो भी इनका धर्म रहा होगा उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि वैष्णव धर्म अपना लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके धर्म के बारे में चर्चा रहेगी। 100-200 साल में अब किसी का एक ही धर्म रहेगा तो जाहिर सी बात है वो उस धर्म में विलीन हो जाएगा। अब कनिष्क को क्या माना जाता था आपका, विद्या का उद्धार संरक्षक भी माना जाता था। साहित्य, अब साहित्य की बात करें कि अश्वघोष क्या था आपका, कनिष्क का राजकवि था, जिसने आपका बुद्ध चरित्र महाकाव्य था, सौदारनंद महाकाव्य था, और शरीपुत्र प्रकरण, ठीक है, यह नाटक ग्रंथ था। इसकी जो है रचना की थी, किसने की थी, आपकी अश्वघोष ने की थी। अब नागार्जुन जो माध्यमिक दर्शन वाला व्यक्ति था, यानी कि जो दार्शनिक था आपका, तो ये भी जो है कनिष्क के दरबार में था। और प्रज्ञावार मित्र सूत्र, ठीक है, इसमें शून्यवाद का, सापेक्षवाद का प्रतिपादन है। पाशर्व, वसुमित्र, मातृचेट आदि जो है इसके दरबार में राजकवि हुआ करते थे। अब विभाष शास्त्र की जो रचना का श्रेय है ये वसुमित्र को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चरक नाम का जो आयुर्वेद विद्वान था या जिसने चरक संहिता की रचना की थी, किसने की थी, चरक ने की थी। तो ये भी जो है आपका कनिष्क के जो है शासन में आपका एक राजकवि हुआ करता था। अब कला में बात करें तो पेशावर में 400 फीट ऊंचा जो है स्तूप बनवाया था। किसने बनवाया था, आपका कनिष्क ने बनवाया था। अब इसके निकट कनिष्क का जो है एक चैत्य बना था, ठीक है, जो क्या था आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, और यवन वास्तुकार अलीगस ने बनवाया था। ठीक है, बनवाया नहीं था, यानी कि जो उसकी कलाकारी की थी यवन वास्तुकार अलीगस। ठीक है दोस्तों, तो अगिलस, तो ये उसका नाम है यवन वास्तुकार का, जिसने वो बौद्ध चैत्य बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब तो ये बौद्ध चैत्य आपका जल गया है, इसके कुछ अवशेष मिले हैं। अब तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराज्य का था। यह अशोक के समय जो है निर्मित हुआ था, और इसका आकार वर्धन क्या हुआ था, कनिष्क के समीप हुआ था। ठीक है, और कनिष्कपुर जो है नगर भी आपका कश्मीर में कनिष्क ने जो है बसाया था। और अंत की बात करें कि अंत किस तरह हुआ कि कनिष्क का, इसके बारे में जो है निश्चित जो है आपके स्रोत मिलते नहीं हैं। युद्ध से एक तो ऐसा जो है मतभेद मिलता है कि युद्ध से जो है सैनिक आपके तंग आ गए थे। ठीक है, और ज़्यादा दान, यानी कि जो है कनिष्क इतना ज़्यादा उद्धार हो गया था कि ये ज़्यादा दान देने लग गया था, जिससे इसकी जो है सत्ता कमज़ोर हो गई थी।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो शासन था आपका सत्ता प्रमाणिक शासन था। और एक बार क्या था, ये आपका उत्तरी अभियान पर जा रहा था, ठीक है। एक कथा है कनिष्क के बारे में, ठीक है। ये बीमार पड़ा, सैनिकों ने मुंह ढककर जो है इसे मार डाला, ठीक है दोस्तों। तो ये कथा मिलती है जिसके बारे में कोई भी प्रमाणिक सूत्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो है मतभेद इसकी मृत्यु के बारे में मिलते हैं। और 23 वर्ष तक जो है इसने शासन किया। 23 वर्ष तक जो है कनिष्क का शासन रहा। और 78 से 101 या 102 ईस्वी तक इसका जो है शासन रहा आपका, ठीक है दोस्तों। कनिष्क की मृत्यु के बाद आपका वास्तविक, अब कनिष्क के बाद कौन जो शासक बना आपका, वशिष्ठ शासन बना, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका अल्पकालीन शासक था, इसने जो है आपका 4 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। कनिष्क से मथुरा, एक तो आपका हो गया मथुरा अभिलेख, दूसरा हो गया आपका सांची का अभिलेख, ये हो गया आपका 102, ये हो गया आपका 106, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो 4 वर्ष के शासन का वर्णन मिलता है इन अभिलेखों में मिलता है, कनिष्क का मथुरा अभिलेख और कनिष्क का सांची अभिलेख, ठीक है दोस्तों। ये आपके एडी हैं। अब मथुरा से जो है पूर्वी मालवा तक जो है इसका साम्राज्य था। मथुरा से पूर्वी मालवा तक जो है इसका साम्राज्य था वशिष्ठ का। अब इसके बाद जो है आपका जो अगला शासक आया, या आपका कौन आया, हुशविक आया, ठीक है दोस्तों। तो हुशविक आया, इसके बाद जो है अगला शासक आपका ये वशिष्ठ के बाद आया। और 106 से 140 ईडी तक इसने जो है शासन किया। 106 से 140 ईडी तक इसने शासन किया। अब कुषाण वंश में जो भी एक प्रतापी शासक के बारे में आपकी जानकारी जो है विस्तार रूप से होनी चाहिए, वो था आपका कनिष्क, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में जो है मैंने आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी दे दी है। और एक आपका रेशम मार्ग बसता है, उसके बारे में मैं आपको अभी विस्तृत रूप से आपको आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वशिष्ठ के बाद कौन आया आपका, हुशविक आया। तो इसने जो है आपका 106 से 140 ईडी के आसपास शासन किया। अब प्रतापी शासक था, सहिष्णु शासक था, ठीक है दोस्तों। परंपरा बनाए रखी, सिक्कों पर जो है विदेशी देवी देवताओं की आकृति, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यूनानी खरोष्टी लिपि, तो इस प्रकार के जो है कुछ यूनानी देवी देवताओं के जो है सिक्कों पर चित्र अंकित किए। तो मथुरा क्या था, इसकी सत्ता का केंद्र था। अब कश्मीर में अपने नाम से इसने एक नगर बनाया, जोविष्कपुर या हुविष्कपुर, ठीक है दोस्तों, जोविष्कपुर, जुष्कपुर और हुविष्कपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों नाम जब नगर की बात आएगी तो आप इन्हें एक ही मान लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसने जो है अपने नाम से एक नगर बनाया था। तो इसकी कनिष्क ने कनिष्कपुर कश्मीर में अपने नाम से एक नगर बनाया था। उसी तरह से इसने भी एक कश्मीर में अपने नाम से एक नगर बनाया था। अब हुविष्क के बाद जो है आपका कनिष्क द्वितीय जो है सत्ता में आए। 140 से 145 ईडी तक इसने जो है शासन किया था। 140 से 145 ईडी के आसपास जो है इसने शासन किया था। अब पेशावर जिले के आरा नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में बायजेक के पुत्र कनिष्क द्वारा शासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। कुछ इसे कनिष्क फर्स्ट या कुछ इसे कनिष्क सेकंड भी मानते हैं। उपाधि, अगर उपाधि की बात करें हम इसकी, तो महाराज, राजधिराज, देवपुत्र, कैसर। कैसर क्या है, आपकी एक रोमन शासकों द्वारा उपाधि दी जाती थी, यानी कि कुषाण साम्राज्य के रोमन या ग्रीकों के साथ जो है व्यापारिक संबंध, या चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंध तो थे ही। तो रोमन जो शासक की उपाधि आपकी थी, ये आपकी रोमन शासक की जो उपाधि थी, ये क्या, इसका क्या नाम था आपका, कैसर था, ठीक है दोस्तों। तो कैसर नाम की जो उपाधि है ये आपकी कनिष्क द्वितीय को मिली थी। महाराज, राजधिराज, देवपुत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी उपाधियों का किसके लिए जिक्र होता है, आपका कनिष्क द्वितीय के लिए जिक्र होता है।
अब वासुदेव, ठीक है दोस्तों। तो कनिष्क के बाद, कनिष्क सेकंड के बाद कौन आए आपके? वासुदेव आए। अब कुषाण वंश में जो है कनिष्क कुल के अंतिम प्रतापी राजा वासुदेव हुआ। शासन 176 ईस्वी तक, शासन जो है इसका क्या हुआ? 176 ईस्वी तक। कनिष्क के बाद जो आपका शासक आया, ये कौन आया आपका? वासुदेव आया। तो इसका जो शासनकाल है आपका 176 AD के आसपास मिलता है। ये आपका मथुरा अभिलेख और मथुरा के आसपास जो भी सिक्के मिले हैं उसके आधार पर वसुदेव का पता चलता है। अब सिक्कों पर किस तरह की जो है आकृति आपकी थी? शिव की थी, नंदी की थी, शैव धर्म की आकृति थी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो वसुदेव था आपका, ये आपका ब्राह्मणवादी विचारधारा का था। अब दोस्तों कुषाण वंश में कनिष्क का जो, कनिष्क कुषाण वंश हो गया एक तो आपका। अब कुषाण वंश में जो कनिष्क के वंश का जो शासनकाल है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आपका कुल, अगर टोटल कनिष्क के या कनिष्क के जो भी उसके बाद उत्तराधिकारी या, ठीक है, कनिष्क के जो भी नीचे के यानी उसी के परिवार के आधार पर जो भी शासन या शासक या राजा बने, तो टोटल जो इनका शासनकाल है आपका कितने वर्ष का है? 99 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100 साल तक इन्होंने जो है भारत को एकजुट रखा। ठीक है दोस्तों, तो 99 वर्ष तक जो है इन्होंने भारत को एकजुट रखा। और इसके बाद जो है आपका वसुदेव के बारे में, वसुदेव जो है कनिष्क वंश का जो है अंतिम शासक था आपका। अब कनिष्क के बाद जो आपका शासक आया वो कौन आया आपका? उत्तरवर्ती कनिष्क में कनिष्क तृतीय। ठीक है दोस्तों, तो वसुदेव के बाद या उत्तरवर्ती कुषाण शासकों में जो भी सर्वप्रथम शासक बना, यह आपका कनिष्क तृतीय का नाम आता है। और इसने 180 से 210 AD के आसपास शासन किया था। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणवादी विचारधारा का यह शासन था। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो भी शासन का अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये आपका कैसा था? ब्राह्मणवादी विचारधारा का था और ब्राह्मण धर्म के जो है अधीन ही है इसने सारा अपना राज्य शासन किया होगा। अब कनिष्क थर्ड के बाद कौन आया आपका? वासुदेव सेकंड। इसने क्या किया आपका? 210 से 230 AD के आसपास इसने शासन किया। अब सिक्के पर क्या नाम था इसका? वसु नाम था। अब शिव नंदी की जो है आकृति ये भी सिक्कों पर पाई गई। सिक्के मुख्यतः अफगानिस्तान बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, यानी कि कुषाण वंश का जो शासन था अब भी वहाँ पर था। अब क्षत्रपों को अपनी स्वतंत्रता घोषित करती है। अब दोस्तों, अब कुषाण वंश का क्या हो रहा है? धीरे धीरे पतन हो रहा है। तो क्षत्रप क्या होगा? अब धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं और अपने आप को महाक्षत्रप घोषित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, योद्धे, मालवा अनेक राजाओं ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उत्तर पश्चिम में अनेक आक्रांताओं ने भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। भिन्न भिन्न से वसुदेव फर्स्ट। अब दोस्तों, एक तो हो गया वसुदेव फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, और एक हो गया वसुदेव, अगर आप इसे वसुदेव फर्स्ट और इसे वसुदेव सेकंड माने हुए, तो कुछ सिक्कों में ना इनकी भिन्नता मिलती है। ठीक है, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने तय किया है कि ये जो है आपका वसुदेव फर्स्ट का शासनकाल था और ये जो था आपका वसुदेव सेकंड का शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, इसके जो है आपका सिक्के पर वासुदेव मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी ना, कि वसुदेव फर्स्ट और वसुदेव जो है सेकंड का जो है इस प्रकार के शासनकाल की चर्चा कनिष्क शासन में, वो कुषाण शासन में मिलती है। अब योद्धेव, मालवा अनेक जो है राजा धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रहे थे। अब कुषाण का जो है पतन हो रहा था, तो धीरे धीरे बाहर से आक्रांता जो है पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब कुषाण के पतन की बात करें कि कुषाण का जो पतन था उसके जो मुख्य कारण क्या थे? एक तो भारतीय नागवंशों के अंतर्गत शक्तिशाली राज्यों की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भारतीय नागवंश थे,
इनके अंतर्गत क्या है, इनकी सहायता से जो है आक्रांताओं ने पश्चिमी भारत की ओर से भारत पर धीरे धीरे अपना सत्ता की स्थापना की, या धीरे धीरे अपना सत्ता जमाना चालू कर दी। ठीक है दोस्तों, अनेक राज्यों की जो है अब दूसरा जो कारण था, ये आपका वाकाटक का उदय था। यानी कि वाकाटक का जो भी साम्राज्य था ये धीरे धीरे उदय हो रहा था, और कुषाण का धीरे धीरे पतन हो रहा था। अब गणराज्य का उदय था। यानी कि अब बाहर से जो आक्रांता आ रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कुषाणों के अधीन जो भी भारत के अपने गणराज्य थे, तो वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं जा रहे थे। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से गणराज्यों का उदय और ईरानी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, और ईरान से जो भी या पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण हो रहा था, तो ये सारा जो है आपका कुषाण वंश के पतन का कारण बना। ठीक है दोस्तों, और सिक्कों का कुछ ईरानीकरण भी मिलता है, और या भारतीय राजकुल का कुछ उदय भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो और गुप्तों का उदय, यानी कि अब कुषाण के बाद धीरे धीरे क्या हो रहे थे, गुप्तों का भी धीरे धीरे उदय हो रहा था। यानी कि कुषाणों के अधीन जो सामंत थे आपके, ये कौन थे, आपके गुप्त थे। अब सामंतों को जो है धरती देने का आपका एक प्रथा थी, वेतन के रूप में धरती जो है भूमि देने की। तो जिससे क्या हुआ कि गुप्तों की जो है आपकी धीरे धीरे क्षेत्रीय सीमा बढ़ती गई, और कुषाण की जो सत्ता का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वो गुप्तों का उदय भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो अन्य कारण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्रशासन की बात करें, कुषाण प्रशासन की, थोड़ा मैंने आपको पहले बता दिया है, और थोड़ा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि प्रशासन जो है कुषाण साम्राज्य का किस प्रकार से रहा। अब कुषाण जो शासन है, यह आपका क्षत्रियों की सहायता से राज्य करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुषाण जो आपके थे, इन्होंने अपने अंतर्गत जो है क्षत्रियों को उपराजा बना रखा था, और उनकी सहायता से जो है राज्य किया करते थे। अब जो है कुछ कुषाण शासक की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करते हैं कि विषय, भुक्ति, जिला, मंडल प्रशासनिक इकाइयाँ थी आपकी कुषाण शासक में। दंडनायक, महादंडनायक नाम का या ग्रामिक नाम का जो है पद हुआ करता था। इनके कार्य क्या होते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है दोस्तों, और गंधार मूर्ति कला का जो है, मथुरा कला का जो विकास है, ये आपका कुषाण शासन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका कुछ प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों जो है आप कुषाण साम्राज्य में कनिष्क के रेशम मार्ग की चर्चा करते हैं। अब कुषाण में भारत का मध्य एशिया व पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। चीन में पश्चिम की ओर जाने वाले 3 रेशम मार्ग पर कुषाण का नियंत्रण था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में युद्ध की जो चर्चा का विषय है वो मैंने आपको बताया था। या तो कुषाणों ने पार्थियन और चीन से जो है युद्ध करके रेशम मार्ग पर अपना अधिकार किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का भी जो है मत हो सकता है। अब कैस्पियन सागर, अब 3 रेशम मार्ग का जो है जिक्र आता है। तो पहला क्या हो गया आपका, इसमें हो गया कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग। अगर ऐसी दिक्कत करें, अगर ऐसे करें तो यहाँ से एक तो हो गया कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कैस्पियन सागर। दूसरा, मर्व में फरात नदी से होते हुए रूम सागर तक बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका रूम सागर तक बने, फरात नदी से होते हुए रूम सागर पर जो भी आपका बंदरगाह बना हुआ था वहाँ पर जाने वाला मार्ग। और तीसरा हो गया भारत में लाल सागर से होकर जाने वाला मार्ग, यानी कि पेशावर इधर आपका सी पैक से होते हुए। ठीक है दोस्तों, यानी अफ़गानिस्तान, कुछ आप उत्तरी भारत, कुछ सिंध की ओर लगा लीजिए, फिर यहाँ से ईरान होते हुए ये धीरे धीरे आपका लाल सागर की ओर होकर जाने वाला मार्ग।
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो है 3 रेशम मार्ग की जो है चर्चा है, और इस पर किसका जो है शासन था, आपका कुषाण का शासन था। अब कुषाण जो है, कुषाण जो वंश के जो भी शासक प्रशासक रहे, इस जो है रेशम मार्ग पर क्या करते थे, बिचौलियों का काम करते थे। बिचौलियों का काम क्या करते थे, एक मत तो यह हो सकता है कि अगर बिचौलिया कहा जा रहा है तो कुषाणों का जो है शासन था। अब व्यापारिक मार्ग होता था, उस पर जो है कर वसूलना। ठीक है दोस्तों, तो एक मत तो हो गया ये आपका। दूसरा कि चीन और पार्थेन में आपके कटु संबंध थे। ठीक है दोस्तों, तो यानी चीन जो है पार्थेन से शासन नहीं करना चाहते थे, पार्थेन जो है आपके चीन से शासन नहीं, चीन से जो है आपका व्यापार नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए जो है आपका मध्यम का या मध्य का जो आपका बिचौलिए का काम कर रहा था, ये कौन कर रहा था, आपका कुषाण वंश कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी जो है आपके कुषाण शासक जो है बिचौलियों का काम रेशम मार्ग पर कर रहे थे। तो इस प्रकार की जो है इतिहास में रेशम मार्ग की कुषाण शासकों को लेकर चर्चा है। अब पिलानी ने जो है, अब यहाँ से आता क्या था कि एक तो हो गया कि दक्षिण यानी अखंड भारत का जो है यहाँ से व्यापार होता था, यूरोप, चीन, इधर आपका मिडिल ईस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। अब एक पिलानी नाम का जो है एक विद्वान हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसने जो है रोम से दुख प्रकट किया है कि कुछ वस्तुओं के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों सेस्टर जो है सोना भारत में आता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो है दुख पिलानी नाम के एक विद्वान ने प्रकट किया है। यानी कि भारत का जो व्यापार होता था आपका रोम से, तो रोम वाले क्या करते थे, व्यापार यानी जो भी कुछ वस्तुओं के बदले कुछ ज़्यादा मात्रा में सोना भेजते थे या सोना भेजते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दुख प्रकट किया है वो किसने किया है, पिलानी ने किया है। अब आपको पता ही होगा कि शुरू यानी प्रारंभ में जो है भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोना कहाँ से आ रहा था, तो कि सोने की सप्लाई क्या थी, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये चीन हो गया, या आपका यूरोप हो गया, या आपका मिडिल ईस्ट हो गया। तो यहाँ से जो व्यापार का अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, तो सोने का जो आदान प्रदान होता था, ठीक है दोस्तों, तो सोने का जो सारा सप्लाई होती थी वो इस तरह से यहाँ पर होती थी। अब हम देते क्या थे, हमारे यहाँ तो सोना आ जाता था, उसके बदले हम देते क्या थे। भारत जो सप्लाई करता था, गजदंत की करता था, मोती की करता था, रेशम की करता था, मलमल का जो है कपड़ा उसकी करता था, औषधि, ठीक है दोस्तों, वैद्य की जो है वैदिक सामग्रियों की जो है सप्लाई करता था, चंदन, मसाला, इत्र आदि। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो है सप्लाई, इन जो है प्रोडक्ट की सप्लाई हमारे यहाँ से बाहर होती थी, और बाहर से सोना या जो भी हमारी सूखी अंजीर वगैरह, या जो भी यहाँ से सोना, या जो भी यहाँ से कुछ हमारे प्रोडक्ट रहे होंगे कि यहाँ से इस प्रकार से व्यापारिक लेन देन रेशम मार्ग के द्वारा होता था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि जो छोटा लेन देन था, जो छोटे व्यापारी थे, वो अपना जो लेन देन तांबे के सिक्कों से कर लेते थे या विशुद्ध सोने के सिक्कों से कर लेते थे। लेकिन जो बड़ा मुख्य रूप से राज्य टू राज्य लेन देन होता था वो आपका किससे होता था, सोने के सिक्कों से होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कुषाण प्रशासन और रेशम मार्ग के बारे में किस तरह से क्या रहा, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपके 3 रेशम मार्ग थे, उसके बारे में मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, विस्तृत रूप से रेशम मार्ग की चर्चा की है, और व्यापारिक रूप से क्या इसका महत्वपूर्ण रोल रहा होगा उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके कुषाण वंश के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा। बाकी आज हमने क्या पढ़ा कि कुषाणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, उसमें जो है कुछ प्रतापी शासक हुए, कनिष्क के बारे में जो है हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया। अब कुषाण में क्या हुआ कि एक ही आपका प्रतापी शासक हुआ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा इतिहास में दी गई है, तो उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से, और उसकी जो है भूभाग की जो पश्चिमोत्तर भारत की विजय या दक्षिण भारत की विजय या पूर्वी भारत की विजय, ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा करके आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और प्रशासन के बारे में भी बता दिया है आपका। ठीक है, और रेशम मार्ग के बारे में भी बता दिया। आपके कुषाण वंश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा
बाकी अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होगी तो जो भी इसके नोट्स मैंने लिख रखे हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। आप उसकी सहायता से जो है अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, तो उसकी मदद से जो है आपको अपने नोट्स बनाने में सहायता मिल जाएगी। और बाकी इसका जो मैप वगैरह है मैं अपने इंस्टाग्राम जो है अकाउंट पर अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसका जो भी नोट्स हैं मेरे द्वारा हैंड रिटन किए हुए हैं वो मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ताकि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो आपको सहायता मिल सके। ठीक है दोस्तों, कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।